बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का विज्ञान विषय का अध्याय 7 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। तो इस पाठ के पिछले भाग में हमने समझा था कि वनोन्मूलन क्या होता है, इसके कारण और इसके दुष्परिणाम क्या हैं। और इस भाग में हम ये समझेंगे कि जो राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य बनाए गए हैं उनमें किस तरह से इन पेड़ पौधे और जीव जंतु को संरक्षित रखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ले लेते हैं हमारे 2 प्रश्न जो पिछले वीडियो में मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। एक बार हम इनका सही उत्तर चेक कर लेते हैं। पहला प्रश्न था हमारा, वनोन्मूलन के कारण बताइए, यानी कि वनों का विनाश किस कारण से हो रहा है, वो कारण हमें लिखने हैं। तो इसका सबसे पहला कारण है कि कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो उस जनसंख्या के लिए भोजन का उत्पादन भी अधिक मात्रा में करना पड़ रहा है, और भोजन अधिक मात्रा में उत्पादित करना है तो हमें कृषि योग्य भूमि की आवश्यकता अधिक होगी। कृषि योग्य भूमि प्राप्त करने के लिए इन वनों को काटा जा रहा है। दूसरा इसका कारण है घरों एवं कारखानों के निर्माण के लिए भूमि प्राप्त करना। अब जनसंख्या बढ़ रही है तो इतनी बड़ी जनसंख्या को रहने के लिए स्थान की आवश्यकता भी अधिक होगी। इसी के साथ साथ औद्योगिकरण बढ़ रहा है, उद्योग कल कारखानों की संख्या लगातार बढ़ रही है तो उनके लिए भी भूमि की आवश्यकता होती है। इस कारण से वनों को काटा जा रहा है। नेक्स्ट है फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग। फर्नीचर अगर हमें बनाना है तो उसके लिए हम लकड़ी कहाँ से लाएंगे, वो भी हम वनों से प्राप्त करते हैं। इसके अलावा जलाने के लिए जो लकड़ी होती है वो भी हमें वनों की कटाई से प्राप्त होती है, तो इस वजह से वनों का उन्मूलन हो रहा है। इसके अलावा पशुओं द्वारा वनों का अतिचारण, पशुओं के द्वारा जब वनों में चराई जो है वो अधिक मात्रा में कर ली जाती है तो उससे भी वन नष्ट हो जाते हैं। तो ये क्या हो गए, ये हो गए वनों के उन्मूलन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम बताइए। तो बच्चों, हमने पढ़ा था कि राजस्थान के अंदर भी जो है राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं। तो जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है, भरतपुर के अंदर, और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में स्थित है। तो ये जो दोनों राष्ट्रीय उद्यान है ये राजस्थान राज्य के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे कि जो पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं ये मानव जाति के अस्तित्व के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। अब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, ये उस क्षेत्र के वनस्पति जात अथवा प्राणी जात कहलाते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि जंतु और पेड़ पौधे एक विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो जो भी पेड़ पौधे या जीव जंतु विशेष क्षेत्र में पाए जा रहे हैं तो उन पेड़ पौधों को हम क्या कहेंगे, उस क्षेत्र के वनस्पति जात, और जो जीव जंतु हैं उन्हें हम कहेंगे प्राणी जात। यानी कि जो अलग अलग जीव जंतु हैं या अलग अलग पेड़ पौधे हैं ये विशेष क्षेत्रों में पाए जाते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, उस स्थान के पेड़ पौधे हैं तो हम क्या कह देंगे, वनस्पति जात, और जीव जंतु हैं तो हम कहेंगे कि ये उस क्षेत्र के प्राणी जात हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारे पास में विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। तो बच्चों, कुछ पेड़ पौधे और जीव जंतु ऐसे होते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में ही पाए जाते हैं, अन्य स्थानों पर ये नहीं पाए जाते। तो ये क्या कहलाते हैं, ये जो प्रजातियां हैं ये उस क्षेत्र की विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कहलाती है। तो हम क्या कह सकते हैं इसको, कि पौधे और जंतुओं की वह स्पीशीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है उसे कहते हैं हम उस क्षेत्र की विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज। जैसे कि अगर हम देखें उदाहरण के लिए, तो जो पचमढ़ी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है वहाँ पर साल के और जंगली आम के जो पेड़ हैं, या फिर हम जीव जंतुओं की बात करें तो भारतीय विशाल गिलहरी और उड़ने वाली गिलहरी जो है वो इस क्षेत्र की विशेष क्षेत्रीय प्रजाति है। यानी कि ये जो साल और जंगली आम के पेड़ हैं ये केवल इस आरक्षित क्षेत्र में ही पाए जाएंगे, ये और कहीं पर हमें नहीं मिलेंगे। तो ये क्या हो गई, इस क्षेत्र की विशेष क्षेत्रीय प्रजाति हो गई। इसी तरह से अगर हम बात करें विशाल गिलहरी की और उड़ने वाली गिलहरी की, तो ये दोनों भी क्या हैं, ये इस क्षेत्र की विशेष क्षेत्रीय प्रजाति है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास में वन्य प्राणी अभयारण्य। तो बच्चों, हमने पहले भी बात की थी कि जीव जंतु और पेड़ पौधों के लिए जो है इनके संरक्षण के लिए सरकार ने कुछ क्षेत्र आरक्षित किए गए हैं। कौन कौन से थे वो थे वन्य प्राणी अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो जो वन्य प्राणी अभयारण्य होते हैं इनके अंदर वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है। क्या होते हैं ये वन्य प्राणी अभयारण्य, ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर वन्य प्राणी सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं। क्या कहलाते हैं वो, वन्य प्राणी अभयारण्य कहलाते हैं। अब ये जो क्षेत्र होते हैं तो इन अभयारण्य में प्राणी और जंतुओं को
मारना, उनका शिकार करना या फिर उनको पकड़ना, ये सब गतिविधियां जो होती है वो पूरी तरह से निषिद्ध और दंडनीय होती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो उसे दंड भी दिया जाता है। इसके अलावा इनके अंदर जो संकटापन्न वन्य जीव जंतु हैं उनका संरक्षण होता है। जैसे कि कौन कौन सी प्रजातियां हैं? काला हिरण है, श्वेत आंखों वाले हिरण, हाथी, अजगर, गैंडा या फिर गुलाबी सिर वाली बतख। ऐसे जो संकटापन्न प्रजातियां हैं, जिन प्रजातियों को जो है संकट उत्पन्न हो गया है, जिनकी संख्या जो है बहुत कम बची है, तो जो ये स्पीशीज होती है इनका संरक्षण इन वन्य जीव अभ्यारण्यों में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? संरक्षित वन जो होते हैं वो भी अब जीवों के लिए सुरक्षित नहीं रहे हैं। यहाँ हमने क्या किया है? इन क्षेत्रों को आरक्षित तो कर दिया है और इनके अंदर जो मानवीय गतिविधियां हैं, जैसे जीव जंतुओं को मारना, पकड़ना, इनका शिकार करना, ये भी हमने क्या कर दिए हैं? प्रतिबंधित कर दिए हैं। लेकिन फिर भी इन वनों के आसपास रहने वाले जो लोग होते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए क्या करते हैं? इन जीव जंतुओं का शिकार करते हैं या फिर इन वनों का अतिक्रमण करके उन्हें नष्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से ये जो संरक्षित क्षेत्र हैं ये भी इन वन्य जीवों के लिए सुरक्षित नहीं रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास में राष्ट्रीय उद्यान। तो बच्चों, राष्ट्रीय उद्यान भी क्या है? एक प्रकार के आरक्षित क्षेत्र होते हैं जहाँ पर पेड़ पौधे, जीव जंतु, इनको सबको अपनी प्राकृतिक आवास में रहने का मौका मिलता है। यानी कि ये क्या है? उनके जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को उनके प्राकृतिक आवास में ही रखा जाता है और वहीं पर ही उनका संरक्षण किया जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि यह विशाल आरक्षित क्षेत्र होते हैं जो पर्यावरण के संपूर्ण संगठित, जैसे कि इनमें पेड़ पौधे और जीव जंतु सभी की बात हम कर रहे हैं। तो क्या क्या आ जाएंगे इसमें? वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं। यहाँ पर पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के साथ साथ वहाँ की जो ऐतिहासिक संस्कृति है उसको भी सुरक्षित रखा जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देखें, सतपुड़ा राष्ट्रीय जो उद्यान है उसके अंदर चट्टानें मिली है, वहाँ पर जो है आवास भी स्थित हैं और ये जो आवास हैं इनके अंदर कुछ पेंटिंग और कलाकृतियाँ भी मिली है, जिससे क्या पता चलता है कि आदि मानव जो था उसके रहन सहन के बारे में पता चलता है। यहाँ पर अलग अलग पेंटिंग के अंदर जो है वो आदि मानव के रहन सहन को दर्शाया गया है। यानी कि वहाँ पर जो आदि मानव वाली संस्कृति थी वहाँ पर वो निवास करती थी और उससे जो है हमें वहाँ पर अवशेष प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि सरकार ने बाघों के संरक्षण हेतु बाघ परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर लागू की है। अब हम कह रहे हैं कि जो वन्य जीव हैं इनकी संख्या लगातार गिरती जा रही है, तो इनके संरक्षण के लिए जो है सरकार ने भी उपाय किए हैं। तो बाघों के संरक्षण के लिए जो है प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि बाघ परियोजना लागू की गई है। तो राजस्थान के अंदर भी जो है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पर ये योजना लागू की गई है। तो इससे क्या किया जाता है? इसमें बाघों का संरक्षण किया जाता है, यानी कि ऐसे प्रयास किए जाते हैं जिससे बाघों की संख्या में वृद्धि हो सके। तो इसका उद्देश्य क्या है कि देश में बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना, यानी कि बाघों की जो संख्या है उसको बढ़ाना जो है इस परियोजना का उद्देश्य है। जो बाघ परियोजना है वो रणथंभौर में सबसे पहले राजस्थान में लागू की गई थी। आगे है कि पौधे और जंतुओं के संरक्षण के उद्देश्य से इन जो राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं इनके अंदर मानवीय गतिविधियां जो है प्रतिबंधित की गई है। कौन कौन सी गतिविधियां हैं? जैसे कि वहां पर पशु चराना, अवैध शिकार करना, जानवरों को पकड़ना या मारना, या फिर वहाँ पर जो पेड़ हैं उनकी लकड़ी या फिर औषधीय पौधे जो है वो एकत्र करना, ये सभी मानवीय गतिविधियां जो है वहाँ पर पूरी तरह से निषिद्ध होती है। ये जो राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं वहाँ पर कोई भी मानवीय क्रियाकलाप जो है वो नहीं किया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे क्या किया जाता है? उसके ऊपर दंड लगाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में संकटापन्न जंतु। अभी हमने बात की कि जो वन्य जीव अभ्यारण्य है या फिर राष्ट्रीय उद्यान है तो इनके अंदर संकटापन्न जंतु जो हैं उनका संरक्षण किया जाता है। अब ये संकटापन्न जंतु क्या होते हैं? तो ये वे जंतु होते हैं जिनकी जो संख्या है वो बहुत ही कम हो गई है या फिर इन जीवों के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो गया है। तो हम क्या कहेंगे कि वनों की कटाई और वन्य जीवों के निरंतर शिकार के कारण कई वन्य जीव क्या हो रहे हैं? वनों से विलुप्त हो रहे हैं, यानी कि इनकी संख्या में जो है धीरे धीरे कमी आती जा रही है। तो वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है या फिर वे विलुप्त होते जा रहे हैं, वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं संकटापन्न जंतु, यानी कि इनके जीवन को जो है संकट उत्पन्न हो गया है। कौन कौन सी प्रजातियां हैं? जैसे कि हम बात करें राजस्थान में गोडावन और जो बारहसिंगा है
ये जो प्रजातियां हैं ये क्या है, संकटापन्न प्रजातियां है, क्योंकि इनकी जो संख्या है उसमें लगातार गिरावट आती जा रही है और बहुत कम जो है जीवित प्रजाति इनकी बची है। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है कि क्या केवल बड़े जंतुओं को ही विलुप्त होने का खतरा होता है। हम यहाँ पर बार बार कह रहे हैं कि वन्य जीवों को जो है संकट उत्पन्न हो रहा है, लेकिन उसमें क्या केवल बड़े जीव जंतुओं को ही खतरा है या फिर जो छोटे जीव जंतु हैं वो भी समाप्त होते जा रहे हैं। तो बच्चों, जो छोटे जीव जंतु होते हैं ये भी विलुप्त होते जा रहे हैं, यानी कि इनको भी जो है खतरा उत्पन्न हो गया है। क्यों हो गया है? जैसे कि जो सांप है, मेंढक है या फिर चमगादड़, उल्लू आदि है, इनको मानवीय स्वार्थ के लिए जो है बहुत ही निर्दयता पूर्वक इनको मारा जाता है, जिससे लगातार क्या हो रहा है, इनकी संख्या में कमी हो रही है। जबकि ये जो जीव जंतु हैं, छोटे जीव जंतु हैं, ये हमारे पारितंत्र में, पारिस्थितिकी तंत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बच्चों, आपको पता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं या प्राणी या फिर सूक्ष्म जीव जो होते हैं, इसके साथ साथ जो अजैविक घटक हैं, जैसे कि हम बात करें जलवायु, भूमि, मिट्टी आदि की, ये सब मिलकर जो है एक पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि पारितंत्र का निर्माण करते हैं। और इसमें हर घटक की जो है अपनी अलग भूमिका होती है। इसमें से अगर एक भी घटक समाप्त हो जाए तो जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसका संतुलन बिगड़ जाता है। जैसे कि हम देखें, जो छोटे जीव जंतु हैं ये आकार में भले ही छोटे होते हैं, परंतु ये आहार श्रृंखला और आहार जाल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि हम देखें इस खाद्य श्रृंखला को, तो यहाँ पर जो छोटे जीव जंतु हैं जैसे कि मेंढक है, सांप है या फिर ये बाज है, ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर कि घास को ये जो टिड्डी है वो खा रही है, और इस टिड्डी को कौन खा रहा है? इसको मेंढक खा रहा है। इस मेंढक को सांप खा रहा है और इस सांप को कौन खा रहा है? बाज खा रहा है। तो इस तरह से अगर मान लीजिए कि इसमें से कोई भी एक घटक अगर हम मेंढक को हटा देंगे तो क्या होगा? इसके पीछे वाली जो श्रृंखला है वो भी अपने आप समाप्त हो जाएगी। यानी कि ये जीव आकार में भले ही छोटे हैं लेकिन ये इस खाद्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसीलिए क्या है कि छोटे जीवों के साथ साथ बड़े जीव दोनों का संरक्षण करना आवश्यक हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बढ़ते हैं हम रेड डाटा पुस्तक की तरफ। रेड डाटा पुस्तक क्या होती है? तो बच्चों, जब हम कह रहे हैं कि बहुत सारे जीव जंतु कैसे हो गए हैं, संकटापन्न प्रजाति में शामिल हो गए हैं, तो ये जो रेड डाटा बुक है इसके अंदर इन संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। यानी कि इनकी संख्या जो है वो लगातार गिरती जा रही है और कितनी कम हो गई है, पहले इनकी संख्या क्या थी और अब क्या हो गई है, ये सब रिकॉर्ड जो है वो इस रेड डाटा बुक के अंदर रखा जाता है। तो ये रेड डाटा पुस्तक क्या होती है? यह वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। अब पौधों के लिए, जंतुओं के लिए या अलग अलग स्पीशीज के लिए रेड डाटा बुक अलग अलग होती है। इस तरह से एक किताब होती है जिसके अंदर इन संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास में, नेक्स्ट है प्रवास। तो बच्चों, प्रवास क्या होता है? आपने सुना होगा कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत दूर से पक्षी जो है वो यात्रा करके जो है हमारे देश में आते हैं, हमारे राज्य में आते हैं। कुछ समय ये यहाँ पर विश्राम करते हैं और उसके बाद वापस जो है ये अपने देश में लौट जाते हैं। तो इन प्रजातियों का किसी दूर देश से यात्रा करके यहाँ पर आना क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। अब ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इनके देश में क्या हुआ? जलवायु परिवर्तन हुआ, जिसकी वजह से इनको क्या करना पड़ा? इतनी लंबी यात्रा करके यहाँ पर आना पड़ा। तो हम क्या कहेंगे प्रवास को? कि जलवायु परिवर्तन के कारण किसी स्पीशीज का अपने आवास से, यानी कि जहाँ ये रहती है वहाँ से ये आ रही है। और कब आती है? ये प्रतिवर्ष विशेष अवधि के लिए आती है, यानी कि एक विशेष समय के लिए यहाँ पर आती है, किसी दूसरे आवास में प्रजनन के लिए यात्रा करती है। तो ये यात्रा क्या कहलाती है? ये कहलाती है प्रवास। यानी कि क्या हो रहा है इसमें कि जो पक्षी हैं या कोई भी प्रजाति है वो दूसरे देश से जो है एक विशेष अवधि के लिए, और किस कारण से आ रही है? प्रजनन के लिए जो है दूसरे आवास में यात्रा करती है, और ये यात्रा क्या कहलाती है? प्रवास कहलाती है। अब जो पक्षी ये यात्रा तय करके आ रहा है उस पक्षी को हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे प्रवासी पक्षी। यानी कि ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं वे क्या कहलाते हैं? प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। इतनी दूर से ये उड़कर यात्रा करके जो है ये यहाँ पर आ रहे हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें कहेंगे हम प्रवासी पक्षी। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देखें कुर्जा पक्षी, ये क्या है? एक प्रवासी पक्षी है जो कहाँ पर आता है? राजस्थान के अंदर आता है। कहाँ से आता है ये? साइबेरिया से आता है, जिसे हम साइबेरियन क्रेन भी
कहते हैं। तो ये जो पक्षी है ये सर्दियों के मौसम में साइबेरिया से उड़कर कहाँ आ रहा है, राजस्थान के अंदर आता है और यहाँ पर आकर ये पक्षी अंडे देते हैं। अब ये क्यों यहाँ पर आकर अंडे दे रहे हैं, क्योंकि साइबेरिया में बहुत अधिक ठंड के कारण परिस्थितियाँ जो होती है वो इनके जनन के लिए अनुकूल नहीं होती है, तो इसलिए ये यहाँ पर जो है प्रजनन के लिए हर साल आते हैं। कहाँ कहाँ पर आते हैं, राजस्थान में ये फलोदी के पास में जो खींचन गांव है जोधपुर के अंदर, वहाँ पर आते हैं। इसके अलावा जो ताल छापर अभ्यारण्य है चूरू में, और इसी के साथ साथ केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना भरतपुर के अंदर जो स्थित है, वहाँ पर ये प्रवासी पक्षी जो है हर साल प्रजनन के लिए आते हैं। ये कुर्जा पक्षी है जो क्या कर रहे हैं, ये एक प्रवासी पक्षी हैं और ये इतनी लंबी यात्रा तय करके यहाँ पर आते हैं। चलिए बच्चों, आप समझ गए होंगे इसको, आगे बढ़ते हैं हम। आगे है कागज का पुनः चक्रण। अब बच्चों, हम बार बार बात कर रहे हैं कि वनोन्मूलन हो रहा है, वनों की कटाई हो रही है, इस वजह से पर्यावरण भी प्रभावित हो रहा है। तो अब इस वनोन्मूलन को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक उपाय है कि हम जो है जो कागज उपयोग में लेते हैं उसका हम क्या कर लें, पुनः चक्रण कर लें। क्यों कर लें, क्योंकि कागज के निर्माण में जो है वृक्षों का प्रयोग अधिक होता है, तो अगर हम कागज को जो है कम वेस्ट करेंगे तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, वृक्षों को बचा सकते हैं। तो बच्चों, 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए जो है 17 विकसित वृक्षों को काटा जाता है, यानी कि 1 टन कागज बनाने के लिए हम कितने पेड़ काट रहे हैं, 17 पेड़ काट रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इससे भी वनों का विनाश हो रहा है। तो यदि मान लीजिए हर बच्चा हर दिन 1 कागज भी बचाएगा तो हम साल भर में जो है बहुत सारे कागज बचा सकते हैं, और जब हम कागज बचाएंगे तो हम पेड़ों को भी बचा पाएंगे। तो हमें पता है कि कागज का निर्माण किससे हो रहा है, पेड़ पौधों से हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, कागज निर्माण के लिए जो है वो वनों की कटाई वनोन्मूलन का प्रमुख कारण है। तो जब हम इस कागज को बचाएंगे तो क्या भी बच जाएंगे, हमारे वनों का विनाश होना भी बच जाएगा। और इसी के साथ साथ हम वृक्ष तो बचा ही रहे हैं, कागज निर्माण के अंदर जो हानिकारक रसायन काम में लिए जाते हैं या फिर जल का प्रयोग वहाँ पर होता है, जो ऊर्जा उसमें व्यय होती है, वो भी हम बचा सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कागज को बचाना चाहिए। अब कागज बचाने के लिए हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं, उसका पुनः चक्रण कर सकते हैं, यानी कि हम बार बार जो है इस कागज को उपयोग में ले लें या फिर हम उसको पुनः चक्रित करके उससे जो है नए कागज का निर्माण कर लें। तो जब हम कागज बचाएंगे तो पेड़ भी क्या होंगे, अपने आप ही बच जाएंगे। इसके अलावा पेड़ों को बचाने का एक और तरीका है, इसका स्थायी हल क्या है, इसका स्थायी हल है पुनर्वन रोपण, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पुनर्वन रोपण से हमारा आशय है कि पुनः वनों का रोपण करना पड़ेगा, यानी कि हमें अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाने होंगे। तो पुनर्रोपण जो है, तो पुनर्वन रोपण है, उसका उद्देश्य क्या है, काटे गए वृक्षों का रोपण करना है, यानी कि जो भी पेड़ हमने काटे हैं उन्हें हम वापस से लगा दें, जितने पेड़ हम काट रहे हैं उतने ही पेड़ हम वापस लगा दें। तो बच्चों, प्राकृतिक रूप से भी जो है वो वन का पुनर्रोपण हो जाता है, यानी कि अगर हम देखें कोई भी वृक्ष है या फिर वो कोई भी वन है तो वहाँ पर वृक्षों की संख्या जो है वो कम नहीं हो रही है अपने आप। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि जितने पेड़ नष्ट हो रहे हैं उतने ही पेड़ जो है वापस से प्राकृतिक रूप से वहाँ पर उग जाते हैं। तो ये प्राकृतिक रूप से भी पुनर्वन रोपण होता है। लेकिन अब हम जो वनों की कटाई कर रहे हैं वो अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, यानी कि लगातार कर रहे हैं, तो प्राकृतिक रूप से ये पेड़ पौधे उतनी जल्दी से नहीं उग पाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें जो है इन वृक्षों का रोपण करना पड़ेगा। अब ये क्यों जरूरी है, क्योंकि जो वन है वो क्या है, हमारी प्राकृतिक संपदा है और हमें जो है अगली पीढ़ी के लिए भी इन पेड़ों को बचाना आवश्यक है। क्योंकि ये जो प्राकृतिक संपदा है इस पर केवल हमारा ही अधिकार नहीं है, जितना अधिकार हमारा है उतना ही आगे आने वाली पीढ़ी का भी है। तो जो है अगली पीढ़ी के लिए भी हमें इस हरी संपदा को बचाना पड़ेगा, और इसके लिए एकमात्र उपाय क्या है, वो है वृक्षारोपण, यानी कि इन वृक्षों को हम पुनः लगाकर जो है इस संपदा को बचा सकते हैं। इसके लिए वनों का संरक्षण करने के लिए जो है सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जो है भारतीय वन अधिनियम 1927 में लागू किया गया। तो इसके अंतर्गत जो है वनों को काटना या उनको नष्ट करना जो है एक दंडनीय अपराध माना गया है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये भाग पूरा हो गया है और ये पाठ जो है हमारा ये भी यहाँ पर समाप्त हो गया है। अगले वीडियो में हम मिलेंगे इस पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ में। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।